Now, in the previous article, we had studied about the forces between the nucleons. Now, our next task is to understand about the energy of this nucleons, energy relationship, energy कहां से किस तरह से आती है या जाती है. For the first time, energy associated with the nuclei, energy released by the nuclei was explained by Einstein. आइंस्टाइन ने सबसे पहली बार इस बात को समझाने की कोशिश की थी. सबसे पहले हम आइंस्टाइन का जो बेसिक एक मास एनर्जी रिलेशनशिप है और जो एक मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, सबसे पहले उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. आइंस्टाइन ने मास एनर्जी रिलेशनशिप सजेस्ट करा था. And that mass energy relationship is E is equal to mc square. Einstein mass energy relation is E is equal to mc square. इस रिलेशनशिप के माध्यम से उसने क्या समझाने की कोशिश करी थी? भाई, न्यूटन का कहना था मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग अलग है, दोनों में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है और किसी भी फिजिकल या केमिकल फिनोमेना के दौरान दोनों सेपरेटली कंजर्व होती हैं. कोई सा भी जब फिजिकल फिनोमेना होगा तो मास अलग तरीके से कंजर्व होएगा और एनर्जी अलग तरीके से कंजर्व होगी, और मास और एनर्जी ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें, दोनों में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है. ये न्यूटन का कहना था. मगर न्यूटन की यह जो कंसेप्ट है, यह जो फिजिक्स है, इसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं या क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं. आइंस्टाइन ने क्लासिकल फिजिक्स को पूरी तरह से फेल कह दिया था, रिजेक्टेड कह दिया था. आइंस्टाइन ने मॉडर्न फिजिक्स सजेस्ट करी थी, और आइंस्टाइन की इस मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टाइन ने कहा था मास एंड एनर्जी दे आर नॉट द टू इंडिपेंडेंट और इररिलेवेंट क्वांटिटीज, इनफैक्ट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. आइंस्टाइन का कहना था इनफैक्ट मास इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल. मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास. उसका कहना था मास कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड एनर्जी कैन बी क्रिएटेड. एंड रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी कैन बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. इफ m इज द मास ऑफ बॉडी, c is the velocity of light, then energy possessed by that body is equal to mc square. किसी भी बॉडी का मास m है तो उस बॉडी के पास में जो टोटल एनर्जी है वह mc स्क्वायर होगी. कहीं पर यदि m kg मास डिस्ट्रॉय होता है, m kg मास के डिस्ट्रॉय हो जाने से जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज mc स्क्वायर. आई कैन ऑलवेज राइट इफ डेल्टा m इज द मास डिस्ट्रॉयड, then delta E is the energy created, and mass destroyed and energy created can always be related by this expression. C is velocity of light, that is 3 into 10 to the power 8 meters per second. This was Einstein mass energy relationship. Now, इधर जो हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, इधर जो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियॉन्स की, जो न्यूक्लियाई की हम बात करना चाह रहे हैं, इस जगह पर भी हम मास डिस्ट्रक्शन देखने वाले हैं और उस मास डिस्ट्रक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज देखने वाले हैं. मगर इस जगह पर जो मास डिस्ट्रॉय होगा और जो एनर्जी रिलीज होगी, जो मास डिस्ट्रॉय होगा वो कभी किलोग्राम्स में नहीं होता है. That mass destroyed is in the range of AMU, atomic mass unit. 1 AMU or 1 atomic mass unit is 1 by n grams or 1 by 6.023
into 10 to the power 23 grams, or 1 AMU is 1.66 into 10 to the power minus 24 grams, or 1.66 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम्स। ये ऑलरेडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में देख चुके हैं, सीख चुके हैं, उसी बातों को मैंने एक बार रिपीट करा दिया, रिवाइज करा दिया। 1 AMU, 1 atomic mass unit is 1 by n grams. Here n is Avogadro's number. 1 by n grams, Avogadro's number सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1/6.023 into 10 to the power 23 grams। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 AMU equal to 1.66 into 10 to the power 24 grams आएगा। हम काम को SI सिस्टम में करते हैं। SI सिस्टम में इस ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kilograms। नाउ मैं एक मास एनर्जी इक्वलेंस डिराइव करना चाहता हूं, उसको ऑब्टेन करना चाहता हूं। उस मास एनर्जी इक्वलेंस में मैं यह ऑब्टेन करूंगा कि यदि 1 AMU मास कहीं पर डिस्ट्रॉय होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है। when 1 AMU of mass get destroyed, what amount of energy would be released? तो 1 AMU mass would be equivalent to this much kilograms, equal to this much kilograms, and this is equivalent to how many, how much energy? अब मैं डेल्टा m इक्वल टू 1 AMU लिखूंगा, तो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर 1.66 इंटू 10 to the power minus 27, this is kilograms into velocity of light is 3 into 10 to the power 8 meters per second whole square। कहीं पर भी यदि 1 AMU मास का डिस्ट्रक्शन होता है तो 1 AMU मास के डिस्ट्रक्शन से इतने किलोग्राम्स मास डिस्ट्रॉय होएगा, और इतने किलोग्राम्स मास के डिस्ट्रॉय हो जाने से इतनी एनर्जी डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। मैं इसे सॉल्व करता हूं, 1.66 इंटू 3 स्क्वायर 9 लिखूंगा, 10 to the power 8, 10 to the power 16, 10 to the power minus 11 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जूल्स, और दिस इज द एनर्जी इन जूल्स। 1.66 इंटू 9 इंटू 10 to the power minus 11 जूल्स। अब एक और बार इधर वही चीज रिकॉल करा दूं कि यह जो एनर्जी लिखी जाती है, इतने छोटे पार्टिकल्स की जो एनर्जी लिखी जाती है वो कभी भी जूल्स में नहीं लिखी जाती। दिस एनर्जी मस्ट ऑलवेज बी रिटन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियाई, एटम, न्यूक्लियॉन्स, इतने छोटे पार्टिकल्स की एनर्जी के लिए जूल्स बहुत बड़ा यूनिट है। हमने इतने बड़े यूनिट को लेने की बजाय एक छोटा यूनिट लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं एक और बार रिकॉल कराता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 जूल्स, और 1 जूल इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं 1 AMU is equivalent to 1 electron volt is this much joules, या टर्म नीचे आई 1 जूल इक्वल टू दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इधर 1 जूल्स की जगह मैं अब लिखूंगा 1.66 इंटू 9 इंटू 10 to the power minus 11 इंटू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। We solve it and we'll get it equal to 1.6, 1.66, कुछ 1 से अधिक होएगा, 1 some quantity greater than 1, 9 से मल्टीप्लाई करने पर you will get 9.31 into 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 931.6 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देता हूं, एंड फाइनली आई विल राइट
1 AMU is equivalent to 931.6 mega electron volt. This was concluded by Einstein, and we call it Einstein mass energy equivalence. Einstein mass energy इक्वलेंस। यह जो आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वलेंस हमें रट लेना चाहिए। जैसे हमने E इक्वल टू mc स्क्वायर रटा हुआ है, डेल्टा M इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर रटा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से ये इक्वलेंस क्या बता रहा है। सॉल्व करने का तरीका पहले बड़े ध्यान से देख लीजिए। हर बार हमें प्रॉब्लम में इस चीज को सॉल्व नहीं करना है, इस पूरे सॉल्यूशन का सीधा सीधा कंक्लूजन हमें अप्लाई करना है। इस मास एनर्जी इक्विवेलेंस का यह मतलब है, इफ 1 AMU ऑफ मास गेट डिस्ट्रॉयड, यदि कहीं पर भी 1 AMU मास का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इफ 1 AMU ऑफ मास गेट डिस्ट्रॉयड, द एनर्जी क्रिएटेड वुड बी 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा सोचिए, जैसा मैंने बताया हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, उस एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन के दौरान एक एक न्यूक्लियई से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करने के लिए कितने AMU मास का डिस्ट्रक्शन हुआ होगा? मैं कहूंगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको 931 को रफली 1000 कर लू, 1000 MeV के लिए 1 AMU मीन्स रफली 1/5 और 200/1000 और 1/5 और नियरली 0.2 AMU मास डिस्ट्रॉय हुआ होगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, उस एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन के दौरान एक एक न्यूक्लियई का 0.2 AMU मास डिस्ट्रॉय हुआ होगा। 0.2 AMU मास के डिस्ट्रॉय हो जाने से वहां पर एक एक न्यूक्लियई से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई होगी, और इतनी एनर्जी के रिलीज हो जाने से वहां पर एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन का नजारा बन गया। I simply wish to conclude that 1 AMU of mass is equivalent to this much MeV. इसका मतलब ऐसे भी सोचिए कि एक प्रोटॉन का मास 1 AMU होता है, इसका मतलब एक प्रोटॉन के पास 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU होता है, इसका मतलब एक न्यूट्रॉन के पास 931.6 MeV एनर्जी है। This is Einstein mass energy equivalence, this is Einstein mass energy relationship. सबसे पहले इसी चीज को नोट डाउन कर लीजिए और मेरे अगले आर्टिकल को समझिए न्यूक्लियई के बारे में। Let's proceed. Einstein mass energy equivalence से जो समझाया है, मैंने क्यों समझाया है, इसका क्या एप्लीकेशन है मेरे इस चैप्टर में, मैं समझाना चाहता हूं द एनर्जी कंसेप्ट एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियाई। देखिए, किसी भी एटम को, ये जो सारी बात आइंस्टाइन ने डिस्कवर करी थी, आइंस्टाइन ने समझाई थी, हम इन बातों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर न्यूक्लियाई कैसे स्टेबल है और किस तरह से न्यूक्लियस के साथ में एनर्जी कंसेप्ट एसोसिएटेड है। आइंस्टाइन की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए, न्यूक्लियई की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए आइंस्टाइन ने मास एनर्जी इक्विवेलेंस का इस्तेमाल करा। उसने न्यूक्लियई के ही मास को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा। तो ध्यान से समझे, हम किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज जनरली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एटम। वी राइट इट लाइक दिस, Z and A, either like this, or we represent it like this, A and Z, or in this manner or in this manner.
Here Z is atomic number, X is any element or atom or a nuclei. Z is atomic number. Z is atomic number. Its number of proton in the nuclei, or it's also equal to number of electron revolving around the nuclei. While A is mass number, A is mass number, its number of proton plus the number of न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास रफली 0 AMU होता है, प्रोटॉन का मास 1 AMU, न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU. यदि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दें तो जो नंबर हमें दिखने लगता है, जो फिगर हमें मिलेगा, दैट वुड बी रफली इक्वल टू द मास ऑफ एन एटम. इसीलिए हमने उसको मास नंबर कह दिया. अब एक बात बिल्कुल साफ है इधर से, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू Z, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि मुझे लिखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, then that number of neutron would be number of proton Z है, and number of neutron would be mass number minus number of proton. So number of neutron is mass number minus atomic number. This is number of electron in an atom, this is number of proton in an atom, and this is number of neutron in an atom. अब एक बात मैं और बता दूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एग्जैक्ट मास क्या होता है, यह भी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख रखा है. मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, Me, यह मैं कहता हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट्स 9.1 into 10 to the power minus 31 kilograms or 0.00055 AMU. This is mass of electron. इसी तरह से mass of each proton, यदि मैं लिखता हूं MP, this is mass of proton. It's 1.66 into 10 to the power minus 27 kilograms. If I write it in AMU, 1.0076 AMU. And mass of each neutron, Mn is mass of neutron. It's 1.67 into 10 to the power minus 27 kilograms or 1.0079 AMU. This is mass of electron, this is mass of proton, this is mass of neutron. अभी तक ये जो मैंने बातें लिखी है कोई नई बात नहीं है, यह सारी बात आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बोर मॉडल में ऑलरेडी देख रखी है, सीख रखी है. अब आइंस्टाइन ने कहा कि यदि हम एक न्यूक्लियई का मास एस्टिमेट करने की कोशिश करें, न्यूक्लियई में Z प्रोटॉन से और A माइनस Z न्यूट्रॉन से, तो एक न्यूक्लियई का मास कितना होना चाहिए, इसे हम लिख सकते हैं. हम कहते हैं वी हैव गॉट Z प्रोटॉन्स and each proton is having mass of MP. This is mass of all the protons in the nuclei. और nuclei में A minus Z. Neutron से, let me write it like this, mass of each proton is M into P,
and we have got Z protons. Mass of each neutron is mn and we have got A minus Z neutrons. This must be the mass of a nuclei. एक न्यूक्लियई का इतना मास होना चाहिए. This must be the mass of a nuclei. I need some space. मैं इधर लिखता हूं. Mass of each proton is mp and we have got Z proton. Mass of each neutron is mn and we have got A minus Z neutrons and this must be the total mass of nuclei. यह न्यूक्लियई का मास होना चाहिए. इसी तरह से यदि मैं एक एटम का मास एस्टिमेट करने की कोशिश करूं, एक एटम का मास कितना होना चाहिए? Z इलेक्ट्रॉन्स है, इन Z इलेक्ट्रॉन्स का मास एड अप हो जाएगा. mp into Z, this is mass of all the protons, plus mn into A minus Z, this is mass of all the neutrons, plus me into Z, this is mass of all the electrons. आइंस्टाइन ने कहा this is the estimated mass of a nuclei. यह न्यूक्लियई का एस्टिमेटेड मास है. इतना मास न्यूक्लियई का होना चाहिए. न्यूक्लियई में सारे सारे प्रोटॉन का मास और सारे सारे न्यूट्रॉन का मास. एक एक प्रोटॉन का मास दिया हुआ है हमें. एक बात इधर मैं और बता दूं, जो आगे मैं बताने जा रहा हूं इसमें किलोग्राम्स में जो मास लिखा गया है वह किसी काम का नहीं होता है. जनरली वी यूज मास इन AMU. हम एक एक प्रोटॉन का मास AMU में लेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन लेंगे, मल्टीप्लाई करके सभी प्रोटॉन का मास देख लेंगे. हम एक एक न्यूट्रॉन का मास लेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे और सभी न्यूट्रॉन का मास निकाल लेंगे. दोनों को ऐड कर देंगे. इतना मास एक न्यूक्लियई का होना चाहिए. इसी तरह से न्यूक्लियई के मास में हमने इलेक्ट्रॉन के सभी इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ दिया. मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस एस्टिमेटेड मास ऑफ एन एटम. अब आइंस्टाइन ने क्या देखा कि जब हम एग्जैक्टली न्यूक्लियई का मास डिटरमाइन करते हैं बाय सम मेथड, बाय सम एक्सपेरिमेंट, इफ वी डिटरमाइन एग्जैक्ट मास ऑफ न्यूक्लियई, इट कम्स आउट टू बी लेस देन दिस एस्टिमेटेड मास. यह जो एस्टिमेटेड मास है एक्चुअल न्यूक्लियई का मास इससे कम होता है. इसी तरह से जब हम एटम का मास किसी मेथड से, किसी एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं तो उस एटम का मास हमें इस एस्टिमेटेड मास से कम दिखाई देगा. इफ मास ऑफ न्यूक्लियई इज दिस m न्यूक्लियई, तो एस्टिमेटेड मास में और एक्चुअल मास में एक डिफरेंस होता है एंड दैट डिफरेंस वी डिनोटेड बाय डेल्टा m. इसी तरह से दिस एस्टिमेटेड मास ऑफ एटम एंड एक्चुअल मास ऑफ एटम, एक्चुअल मास ऑफ एटम थोड़ा कम होएगा. एस्टिमेटेड मास माइनस एक्चुअल मास, इसमें एक डिफरेंस दिखेगा एंड वी डिनोटेड बाय डेल्टा m. एंड दिस डेल्टा m इज टर्म्ड एज मास डिफेक्ट. इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट. आइंस्टाइन डिस्कवर्ड डिफेक्ट इन द मास ऑफ न्यूक्लियई. आइंस्टाइन ने सबसे पहले यह बात देखा कि न्यूक्लियई का जो एक्चुअली मास होना चाहिए उतना नहीं होता है, उससे कुछ कम होता है. न्यूक्लियई का मास इतना होना चाहिए जबकि एक्चुअली में उसका मास इतना है और इसमें एक डिफरेंस है. उस डिफरेंस को उसने डेल्टा m से डिनोट करा और कहा मास डिफेक्ट. अब उसने क्या कहा? इनफैक्ट ये जो मास डिफेक्ट आपको दिख रहा है, दिस एक्चुअली द मास डिस्ट्रॉयड. दिस मास गेट डिस्ट्रॉयड. इट्स डिस्ट्रॉयड and converted into energy and that energy is released and
got converted into energy and released. ये जो मास है ये वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिस्ट्रॉय होकर यह एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है और यह एनर्जी वहां पर रिलीज हो चुकी है और यह एनर्जी रिलीज ही उस न्यूक्लियई को स्टेबल बना रही है। इस मास के डिस्ट्रॉय हो जाने से कितनी एनर्जी बनी है? हम कहते हैं द एनर्जी released by destruction of this mass is delta E, and that delta E is equal to delta M into C square। वहां पर इतनी एनर्जी रिलीज हो गई है। इसी एनर्जी के रिलीज हो जाने से वह न्यूक्लियई स्टेबल हुआ है, वह न्यूक्लियई बाइंडेड है। दिस रिलीज्ड एनर्जी कीप्स द न्यूक्लियई बाइंडेड। जितनी अधिक यह एनर्जी रिलीज होगी न्यूक्लियई उतना ही अधिक स्टेबल हो जाएगा। सिंस दिस एनर्जी कीप्स द न्यूक्लियई बाइंडेड वी कॉल इट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियई। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियई, यह जो एनर्जी है यह न्यूक्लियई की बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है और इस एनर्जी की वजह से ही वह न्यूक्लियई बाइंडेड है, वह न्यूक्लियई स्टेबल है। न्यूक्लियई की जितनी अधिक बाइंडिंग एनर्जी होती है उतनी ही अधिक एनर्जी न्यूक्लियई रिलीज कर रहा है, उतना ही अधिक वह न्यूक्लियई स्टेबल है। हम कहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज ए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू ए। हम इस बाइंडिंग एनर्जी को ए से डिवाइड कर देते हैं। हम इस डेल्टा ई को ए से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर को हम ए से डिवाइड कर देते हैं, एंड दिस एनर्जी इज टर्म्ड एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, BEPN। बाइंडिंग एनर्जी को जनरली शॉर्ट में BE से डिनोट कर दिया जाता है। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। एंड मैं इसी समय यह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना अभी सिखाऊंगा। एंड फाइनली लास्टली विल कंक्लूड दैट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियाई this binding energy per nucleon is found to be in the range of 5.5 MeV to 7.5 MeV. For most of stable nuclei, अधिकतर stable nuclei की यदि हम बात करें, for most of stable nuclei, this binding energy per nucleon is found to be in the range of 5.5 MeV to 7.8 MeV. This is the binding energy per nucleon value for most of the stable nuclei. अब मैं इसी समय इस पूरे आर्टिकल को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के द्वारा इसी समय समझाता हूं। मैं इसमें से कुछ पोर्शन को साफ कर देता हूं, पहले इसे नोट डाउन कर लो।